हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन लॉजिक की, भारतीय तर्कशास्त्र, इसके संभावित प्रश्नों की और प्लस व्याख्या। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ व्याख्या है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई हैं कुछ एक क्वेश्चन, और कुछ आपके पूछे जाने की संभावना है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, कभी आपको मैचिंग के फॉर्म में देता है और कभी आपके 4 ऑप्शन के फॉर्म में देता है। तो इस तरह से आपका ये डिटेल पूरा कवर होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं, काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये आपका फिलॉसफी से संबंधित जो है ये जो है आपका टॉपिक है, तो कई बार समझने में भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम लोग आज इजी वे में बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इंडियन लॉजिक को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पहले दर्शन शास्त्र की तो जो है दिशाओं की बात करेंगे कि किस किस इसमें ये बांटी गई थी, किसके अकॉर्डिंग। दर्शन शास्त्र की भारतीय परंपरा 2 दिशाओं के द्वारा निर्धारित की गई। एक को आस्तिक कहा गया और दूसरी दिशा को नास्तिक कहा गया। ठीक है, आस्तिक वो है ऑर्थोडॉक्स जिसको बोलते हैं, जो ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि अलौकिक और आध्यात्मिक सत्ताओं को सहजतापूर्वक ढंग से स्वीकार करती है। और नास्तिक क्या है, इन सत्ताओं को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं मानता है, ईश्वर को भी नहीं मानता है, आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। केवल चार्वाक दर्शन ऐसा है जो अलौकिक और आध्यात्मिक सत्ता में से किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। वो खाली भौतिक सत्ताओं को मानता है, सुखवादी बात की जो है सुखवादी परंपरा की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब इन दर्शनों ने ज्ञान के कुछ मुख्य कारक माने, मेन फैक्टर्स ऑफ नॉलेज माने, जिसमें हम यहाँ पर क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो इंडियन लॉजिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फैक्टर्स ऑफ नॉलेज की बात की गई, जिसमें कि देखिए 4 हैं ये। प्रमाता, वो जो विषय को जानता है, और प्रमेय किसको कहते हैं, ज्ञान की वस्तु जो कि जानने योग्य है। वैध ज्ञान का साधन प्रमाण, प्रमाण के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, प्रमाण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पदों का वर्णन करते हैं जिनके आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो वात्स्यायन ने प्रमाण को वैध ज्ञान के स्रोत या साधन के रूप में माना। अब क्योंकि आपकी जो इंडियन लॉजिक की बात होती है वो न्याय दर्शन से संबंधित बात होती है, तो न्याय दर्शन जो है प्रमाण को ही ज्ञान के साधन के रूप में मानता है। तो यहाँ पर प्रमाण की जो है प्रमुखता है। अब वैध ज्ञान का जो परिणाम होगा उसको कहेंगे प्रमा। ठीक है, तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं, तो इनको पता होना चाहिए। अब इंडियन लॉजिक को समझने के लिए ये आपको एक चार्ट पता होना चाहिए, जैसे कि भारतीय दर्शन के अनुसार प्रमाणों को किस तरह से बांटा गया। तो आस्तिक दर्शन में देखिए 6 जो है स्कूल बताए गए, और नास्तिक में यहाँ पे ये 4 दिए हैं, जिसमें से 3 का ज़्यादा जिक्र होता है। तो अब देखिए, आस्तिक में ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, और नास्तिक दर्शन में आपका चार्वाक आता है, जैन आता है, बौद्ध। अब इनके सवाल कैसे बनते हैं, तो आपको ये जो दर्शन दे दिए जाएंगे, संप्रदाय हैं जो भी, इनका आपको मैचिंग करने के लिए भी पूछा जाता है, और प्लस इनके प्रमाणों के बारे में भी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाण के हिसाब से ही इनको बांटा गया है। तो देखिए, सांख्य में 3 तरह के प्रमाण की बात की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, योग में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, सांख्य और योग एक जैसे ही हैं। न्याय में देखिए प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, एक इसमें बढ़ गया है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 6 दर्शन हैं, सांख्य से लेके वेदांत तक जितने भी हैं, इनमें प्रत्यक्ष और अनुमान तो सब में है ना। अब बाकी कुछ थोड़े डिफरेंस है। और इधर नास्तिक दर्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चार्वाक क्या है, खाली प्रत्यक्ष को मानता है। ठीक है, और इस तरह से जैन और बौद्ध के भी अपने अपने हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष का मतलब, इन सारे टर्म्स के आपको मतलब भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम में सवाल बनते हैं वो इन टर्म्स को लेके भी बनते हैं। कई बार एग्जाम्पल फॉर्म में भी पूछे गए सवाल मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपके उदाहरण में जो है उदाहरण में सवाल दे दिए गए, उदाहरण से संबंधित। अब वहाँ पे आपको ये छांटना था कि एक इसमें कौन सा प्रमाण जो है सटीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, प्रत्यक्ष में 2 भाग सम्मिलित हैं। जैसे कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन अक्ष, प्रति का अर्थ है निकट या सामने, और अक्ष मतलब ऐसा नहीं है कि अक्ष मतलब आंख से संबंधित है। अक्ष में मतलब होता है सभी इंद्रियां आती हैं, केवल आंख ही नहीं, सारी इंद्रियां आती हैं। ठीक है, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन हैं वो सारे आते हैं।
तो प्रत्यक्ष वो प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का तात्कालिक ज्ञान उत्पन्न होता है या इसका अर्थ उस उपकरण से होता है जिसके द्वारा वस्तु की कल्पना की जाती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष जो है वो है। प्रत्यक्ष वैध ज्ञान का सबसे शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और मौलिक स्रोत है। ये सभी आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो वैध ज्ञान के स्रोतों में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब न्याय दर्शन जो है ये यहाँ पर दो भागों में इसको बांटता है, जैसे कि परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो परसेप्शन। तो न्याय दर्शन जो है लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष दो तरह से बांटता है। ठीक है, ऑर्डिनरी परसेप्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये इसके कुछ प्रकार हो गए। अनुमान क्या होता है? अनुमान की बात करें, इन्फेरेंस, तो चारवाक नहीं माना है, खाली चारवाक ने प्रत्यक्ष को माना है ना, तो चारवाक नहीं मानता है। और अनुमान जो है ज्ञान की एक अलग शाखा है। जैसे अनुमान शब्द का प्रयोग अगर इसको दो भागों में बांटा जाए तो अनुमति और अनुमति कराना। तो इस तरह से अनुमान का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ज्ञान जो कुछ अन्य ज्ञान का अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें हम मतलब किसी दूसरे माध्यम के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं। किसी वस्तु के ज्ञान तक ज्ञान के दो माध्यमों से पहुंच सकते हैं। ठीक है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जो स्वयं के लिए होता है, परार्थानुमान जो दूसरों के लिए होता है। तो इस तरह से अनुमान का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। अब आता है आपका तीसरा टर्म्स जो है उपमान। उपमान मतलब कंपैरिजन। उपमान या तुलना किसी नाम और वस्तु के बीच के संबंध का ज्ञान है। इसलिए किसी परिचित वस्तु को उसकी समानता के लिए दिए गए विवरण के आधार पर नाम दिया गया। मतलब यहाँ एनालॉगी की भी बात होती है, कंपैरिजन की भी। समानता और तुलना दो तरीके के आते हैं, तो ये उपमान होता है। अगर आपने हिंदी के बच्चे होंगे तो आपने अलंकार में पढ़ा होगा ना, उपमेय, उपमान, इस तरह से। तो ये हो गया उपमान, जिसको कंपैरिजन कहते हैं। शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। शब्द क्या है? ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। शब्द कहाँ से आए? ये वेदों के द्वारा ही तो आए। वेदों के द्वारा ही इनको पूरा अधिकार दिया गया, तो अधिकार के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। और क्योंकि वेदों को ही यहाँ पर क्या है, ऑर्थोडॉक्स में शाश्वत माना गया है, मतलब हमेशा सत्य, आधिकारिक, इनको जो है सत्ता युक्त माना गया है। तो इसलिए शब्दों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये तो हो गया आपके न्याय से जितने संबंधित थे। अब आप मीमांसा में देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा है ना। इसमें अर्थापत्ति भी है, अभाव। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है? तो अर्थापत्ति या इम्प्लीकेशन, ये इस प्रमाण के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच विरोधाभास के परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं। जैसे कि इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण अक्सर आपके क्वेश्चन में भी आता है और ऐसे भी एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि जैसे कि एक लड़का है कोई देवदत्त, वो दिन के समय अपना भोजन नहीं लेता है, फिर भी वो काफ़ी हेल्दी है, हष्टपुष्ट है। और इस तरह मतलब उसके बारे में हमको इतनी जानकारी है और हम ये मान लेते हैं कि खाली दिन का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब रात में वो भोजन नहीं करता है, फिर भी वो काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है, हष्टपुष्ट है। तो उसको मतलब रात में भोजन लेना चाहिए, लेकिन ये कहीं पे हमको पता नहीं है। तो ये एक अभिधारणा है। ठीक है, रात में देवदत्त के खाने की धारणा एक अभिधारणा है। हमने कभी उसको रात में खाना खाते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर दो तरह के विरोधाभास आ रहे हैं। एक तो ये कह रहा है कि दिन में वो खाना खाता ही नहीं है, फिर भी अच्छा है, हेल्दी है। ठीक है, और एक दूसरा ये है कि रात में हमने देखा नहीं है, हालांकि उसको रात में खा लेना चाहिए, लेकिन हमने देखा नहीं। तो इस तरह से दो विरोधाभास है। ठीक है, तो मतलब वो हष्टपुष्ट तो है, लेकिन इनमें से दो विरोधाभास हैं जो ये पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस लिए जो है इतना हेल्दी है। तो ये हो गया आपका अर्थापत्ति। ठीक है, उसके बाद आता है अभाव, या इसी को अनुपलब्धि भी कहते हैं, नॉन एप्रीहेंशन। मतलब कि यहाँ पर वो चीज़ है नहीं जिसको हमने सोचा है या जिसको हमने ऐसा देखा था। जैसे कि एक मान लें कि एक छतरी है जिसे कि कमरे में रखा गया है, कहीं पर एक कोने में वो रखी है, लेकिन वो वहाँ नहीं पाई जाती है, मतलब अनुपलब्ध है। तो इस तरह से ये होता है, एक अलग तरह का प्रमाण है जिसको अनुपलब्धि या अनस्तित्व, ठीक है, नॉन एप्रीहेंशन, कि वहाँ पर वो अभी एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया अभाव। ठीक है, तो ये सारे चीज़ इसके टर्म्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक दर्शन को समझ लेते हैं कि सांख्य जो है, सांख्य दर्शन, तो आस्तिक दर्शन में आपने 6 दर्शन देखे है ना। अब इनके यहाँ पर मैचिंग जो है दी जाती है। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, इनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं। एक लिस्ट में आपके दर्शनों के नाम होंगे, दूसरी तरफ इनके प्रवर्तक होंगे, तो आपको ये मैच करना होता है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात करें तो आपका इसमें आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे वो ऋषि कपिल जी थे। ठीक है, यहाँ पर इसकी तत्व मीमांसा के अनुसार इसको द्वैतवादी कहा गया है। द्वैतवादी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर 2 तत्वों की व्याख्या की जाती है, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी की ये सारी जो है
संप्रदाय हैं, तो यहाँ पर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इन सब तत्वों के संदर्भ में बात की जाती है। तो यहाँ तत्व मीमांसा कहती है कि दो ही तत्व की बात है, प्रकृति और पुरुष। ज्ञान का सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, सभी प्रकार के ज्ञान में 3 कारक सम्मिलित होने की बात कहता है। जो विषय जानता है, ज्ञात वस्तु, ज्ञान की प्रक्रिया, जो अभी आपने आगे पढ़ा, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, है ना। सांख्य ने 3 प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है। उस टेबल को आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें न्याय दर्शन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो सांख्य की बात करें तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द की बात करता है, ठीक है। योग, पतंजलि ऋषि थे इसके प्रवर्तक। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐड करना, 2 प्रमुख संस्थाओं का मिलन। यौगिक तकनीकें शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इसे स्वतंत्रता या मुक्ति प्राप्त करने का साधन माना जाता है। योग मतलब योगासन के द्वारा, है ना। जैसे कि यहाँ पर 8 नियम बताए गए थे योग दर्शन में पतंजलि जी के, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ये आपके ये जो है नियम बताए थे। यम मतलब आत्मनियंत्रण, नियम, नियमों का पालन, निश्चित आसन, आसन करना, है ना। सांस, प्राणायाम क्या होता है? सांसों को कंट्रोल करके हम प्राणायाम करते हैं। प्रत्याहार, अल्पाहार और धारणा, मन को ठीक करने का, ध्यान केंद्रित करके स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना, चुनी हुई वस्तु पर स्वयं का पूर्ण विघटन। और समाधि मतलब एकाग्र हो जाना, मन और जो है शरीर और मन से एक हो जाना, मतलब समाधि ले लेना, ठीक है। तो योग क्या है? एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये हो गई योग दर्शन की बात। न्याय दर्शन, इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने चीज़ें ली है, क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी है। न्याय का सामान्य अर्थ है उचित, वांछनीय और सत्य। इसको यथार्थवादी, बहुआत्मावादी या दर्शन, इन दोनों का अभिरूप मानते हैं। और इसके कौन थे? ऋषि गौतम, ठीक है, गौतम ऋषि थे। इसको बहुतत्ववादी दर्शनवाद कहते हैं। ये संज्ञानात्मक चेतना से संबंधित है, जिसके माध्यम से भौतिक संसार से भी संबंधित है और इस संसार का रचयिता एक है, ये ऐसा मानता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक बात करता है, संज्ञानात्मक चेतना, है ना। तो इसके अनुसार ज्ञान के 4 साधन बताए गए, परसेप्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान, तुलना और शब्द, ठीक है। अब न्याय के मुख्य लक्ष्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, इन सभी पदार्थों का वास्तविक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास, सारे जो है सभी जो है एस्पेक्ट्स की, सभी डोमेन्स की बात करता है। और इसके ऋषि आपने देखा गौतम ऋषि। तो ज्ञान के साधन में हम खुद मतलब स्वयं, काया, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, भौतिक गतिविधियां, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बारे में और चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर ये जो पैरा है ना, जिसमें भी ये रेड लाइन से लिखा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब इसमें ज्ञान के विज्ञान मतलब प्रमाण शास्त्र की आधारशिला रखी। इस विचारधारा के अनुसार यदि ज्ञान का साधन असंभव है तो खंडन भी असंभव है। यदि खंडन ज्ञान के साधन पर आधारित, तो साधनों की वैधता को स्वीकार करना होगा, ठीक है। तो और बाह्य संसार को हम इंद्रियों और मन के माध्यम से जान सकते हैं। यह बाह्य वस्तु में विश्वास रखता है जब सत्य ज्ञान के वास्तविक स्वरूप और असत्य ज्ञान के अवास्तविक स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ज्ञान वस्तुओं का ज्ञान है, ये वास्तविकता की अभिव्यक्ति का गठन करता है। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, यह मानव मन में उपस्थित प्राकृतिक स्वभाव को दर्शाता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान को वस्तु की अभिव्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये दीपक की तरह इसको प्रकाशित करता है। ज्ञान वैध हो सकता है, ज्ञान वैध हो सकता है। वैध ज्ञान को किसी वस्तु की प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में परिभाषित किया है। न्याय दर्शन ज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ये ज्ञान की बात ज़्यादा करता है, ठीक है। प्रमाणों का अध्ययन और हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या है? विरोध जो है तर्क पे आधारित है ना। तो इस दर्शन विद्यालय की विशेषताएं हैं, इसलिए इसे न्याय तर्क कहा जाता है, क्योंकि तर्कों पे आधारित है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न्याय सिद्धांत के कॉज एंड इफेक्ट को अष्ट कार्यवाद या अंबरवाद के रूप में जाना जाता है। जैसे कि एक मिट्टी से कोई बर्तन बनाया जाता है, तो मिट्टी क्या हुई? कारण, और इसका प्रभाव, जो फाइनली रिजल्ट क्या मिला, वो हमें बर्तन, ठीक है। तो ये इसके कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। तो ये हो गया आपका न्याय प्रणाली। वैशेषिका, कणाद ऋषि थे, और यहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं को परमाणुओं की सीमित संख्या में कम किया जा सकता है और ब्रह्म को मौलिक बल माना जाता है। तो जो इन परमाणु में चेतना का कारण बनता है, ये ऐसे कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैशेषिक विचारों का ये मानना है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं 5 तत्वों से बनी हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो उनका ये मानना था कि ईश्वर मार्गदर्शक सिद्धांत है। पुण्य और पाप के कार्यों के आधार पर जीवों को कर्म के नियम के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। तो ये जो है, ये सब इन चीज़ों में विश्वास करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूर्व मीमांसा, इसके जो जैमिनी ऋषि थे,
ये दर्शन वेद ज्ञान की अवधारणा पर जोर देता है। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद शाश्वत हैं और सभी ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वेदों को ये मानते हैं, आस्तिक दर्शन है, ठीक है। इसमें कहा गया कि वेदों का सार धर्म है, धर्म के पालन से व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो इन्होंने इस अभिधारणा को भी माना। वेदांत, वेदांत या इसी को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पर उत्तर मीमांसा हो तो ये वेदांत ही है। यहाँ पर इसके ये जो कहता है, ये वेदों के भीतर रहस्यवादी आध्यात्मिक चिंतन की दार्शनिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। ये यहाँ के जो स्कूल थे उसके बाद ये 6 उप विद्यालयों में विभाजित हो गए, मतलब ये वेदांत ही जो है 6 भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें से 3 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अद्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, ठीक है। अद्वैत ये कहता है कि व्यक्तिगत आत्म और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, मतलब आत्म स्वयं आप सेल्फ और ब्रह्म एक ही है और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर अंतर को जानने से मुक्ति मिलती है, ऐसा कह रहा है। और इसके कौन थे? आदि शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के रामानुज थे, ये मानता है कि सभी विविधता एक एकीकृत संपूर्ण में निहित है। और द्वैत माधवाचार्य, ये ब्रह्म और आत्मा को 2 अलग अलग संस्थाओं के रूप में मानता है। तो ये हो गया इसका आपके वेदांत दर्शन की बातें। फिर देखिए अब कुछ जो है आपके नास्तिक दर्शन के बारे में देखते हैं, जैसे कि चारवाक। ये क्या है? वे वेदों के अधिकार को नहीं स्वीकार करते थे, तभी इनको क्या है हेटेरोडॉक्स स्कूल कहा गया। चारवाक, इसके बृहस्पति ऋषि थे। यहाँ पर चारवाक एक भौतिकवादी, संशयवादी और नास्तिक विचारधारा है। चारवाक के अनुसार कोई दूसरी दुनिया नहीं है, इसलिए मृत्यु मनुष्य का अंतिम जो है पड़ाव है और आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य है, ठीक है। आनंद ही जो है इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है आपकी? सुखी जीवन। तो और इसे लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर कहीं लोकायत लिखा हो किससे मैच करेंगे तो ये आपका चारवाक दर्शन से है, ठीक है। बौद्ध दर्शन, इसके ऋषि गौतम। बौद्ध दर्शन में गैर निरीश्वरवादी दर्शन है, जिनके जो है सिद्धांत यहाँ देखिए, जिनके सिद्धांत विशेष रूप से ईश्वर के अस्तित्व या अनस्तित्व से जो है बौद्ध दर्शन मतलब अस्तित्व या अनिस्तित्व से संबंधित नहीं है, ठीक है। और सिद्धार्थ गौतम मतलब इन्हीं को महात्मा बुद्ध कहा गया था, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। बुद्ध संसार को दुख में मानते थे और इस दुख में संसार से मुक्ति पाना मनुष्य का कर्तव्य समझते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी ईश्वर नहीं है और इन्होंने ईश्वरवादी परंपरा को नहीं माना। इन्होंने वेद जैसे पारंपरिक शास्त्रों में अंधविश्वास की कड़ी की आलोचना की। इन्होंने ये कहा कि अंधविश्वास है और कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है, ठीक है। तो और उन्होंने क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंडीशंस देखी थी, तो इन्होंने संसार को हमेशा दुख माना कि दुख वहाँ पर है और मनुष्य का जीवन जो दुखों से घिरा हुआ है। जैन दर्शन, महावीर जी थे। एक मूल सिद्धांत अनेकांतवाद है। ये विचार इसका जो है जैन दर्शन का अनेकांतवाद का सिद्धांत भी है, ठीक है। यहाँ पर ये वास्तविकता को विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग मानता है कि कोई भी दृष्टिकोण पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई नास्तिक दर्शन से संबंधित हो गई। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, अब ये सारे तो हो गए क्योंकि आपको इनको समझना ज़रूरी था, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हो सकता है एग्जैक्ट इसी तरह से नहीं, लेकिन कुछ घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मूल भारतीय दर्शन शास्त्र की कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है? तो यहाँ पे कह रहा है शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत कौन मानता है? तो यहाँ पर ये है आपका, ये है वैशेषिक। देखिए न्याय है, वैशेषिक है, बौद्ध, मीमांसा और लोकायत। देखिए चारवाक या लोकायत है ना, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर वैशेषिक और बौद्ध, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन ये सही है। फिर देखिए अगला है, मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु के साथ समानता पर आधारित है? तो यहाँ पर ये किसके द्वारा होता है? अनुमान के द्वारा हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अज्ञात वस्तु जैसे कि अगर मान लीजिए इसका ऐसे एग्जाम्पल लें कि जैसे कोई आपको नील गाय के बारे में बताना चाह रहा है, तो वो आपको क्या बताएगा? नील गाय, मतलब आप पहले गाय को समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर, तो ऐसे इसको समझेंगे कि हाँ वो गाय का ही एक रूप होगा, उसमें बस थोड़ी सी कुछ अलग विशेषताएं होंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है अनुमान लगाना। फिर देखिए यहाँ पर ये मैचिंग के लिए लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आशय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप सिद्ध और अनुपसंहारी, ये आपका फैलेसी से संबंधित है। तो आशय सिद्ध में यहाँ देखिए आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि वो कमल वर्ग का सदस्य है। तो आशय सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर मध्य पद उपस्थित नहीं हो सकता है, लघु पद ही मध्य पद का स्थान है, ये चीज़ होती है, ठीक है। फैलेसी में आपने पढ़ा होगा, बाकी हम इसको डिटेल में किसी दिन और जो है डिस्कस कर लेंगे। और देखिए स्वरूप सिद्ध, यहाँ पे ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वो दृश्यमान है। यहाँ पर
दृश्यता जो है ध्वनि से संबंधित नहीं हो सकती है, जो कि श्रव्य है। ध्वनि क्या है, श्रव्य है, वो दिखाई तो हमें नहीं देती है, तो इस तरह से ये स्वरूप सिद्ध है। ठीक है, व्याप्य सिद्ध, सभी वास्तविक क्षणिक है, ध्वनि वास्तविक है, ध्वनि क्षणिक है। तो यहाँ पर व्याप्ति सशर्त, यहाँ पर मतलब कंडीशन होती है व्याप्ति की। ठीक है, अनुपसंहारी, सभी पदार्थ शास्त्र है, सभी की बात करता है। तो यहाँ पे लघु पद जो होता है, लघु शब्द, वो सर्व समावेशी हो जाता है, सपक्ष या विपक्ष के रूप में कुछ भी नहीं छोड़ता है, मतलब सभी है, सभी पदार्थ की बात करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको थोड़ा रिलेट करिएगा। फिर देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, इसमें ये जो है आपको प्रतिज्ञा, थीसिस जिसको कहते हैं, हेतु, उदाहरण, उपनय। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके अनुमान विधि के 5 पद हैं, जिसको कंस्ट्रक्शन है आपका, इसमें अनुमान की संरचना है ना, तो उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको ये पता रहेगा कि किसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो जैसे कि प्रतिज्ञा है ना, थीसिस, प्रतिज्ञा मतलब जैसे कि कहते हैं पर्वत में अग्नि है, तो पर्वत पे आग है, मतलब प्रतिज्ञा में आता है। हेतु, कारण होता है, क्योंकि जब क्योंकि के बाद कोई चीज़ होता है तो वो आता है हेतु में। तो पर्वत, क्योंकि पर्वत से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, हेतु मतलब जब कभी धुआं होता है, आग होती है जैसे रसोई में, तो हेतु क्योंकि है ना। उदाहरण, धुएं के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, तो इस माध्यम यहाँ पर क्या होता है, उदाहरण के द्वारा। तो ये हो गया आपका धुएं के कारण। उपनय, उपनय आपका पर्वत पर भी धुआं है जो अग्नि से संबंधित है, तो पर्वत में धुएं के साथ रसोई की तरह आग भी है, तो ये उपनय हो जाता है जब कोई चीज़ किसी से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। आप देखिए, तो इसके क्या है आपके, ये अलग अलग क्रम होते हैं न्याय की। अगर हम इसके अनुमान की जो है पदों की बात करें अनुमान विधि के, तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, इसको आगे भी मैंने एक स्लाइड में और क्वेश्चन है तो उसमें आपको दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पर है, अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में है, अगर कोई बाढ़ से पहाड़ों पर वर्षा होने का अनुमान लगाता है तो यहाँ निम्नांकित में से किस प्रकार के अनुमान का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए पूर्ववत है, शेषवत है, समांतोदृष्ट है और सामान्य लक्षण प्रत्याशति है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बाढ़ से, बाढ़ के कारण है ना, बाढ़ के कारण, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाढ़ के कारण की बात कह रहा है, तो ये होगा शेषवत। अब देखिए यहाँ पर इनको सबकी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। पूर्ववत की बात करें तो यहाँ हमें कारण से प्रभाव तक जाते हुए प्रतीत होता है, जैसे बादल देख के वर्षा होने का अनुमान लगाना। वर्षा अभी हुई नहीं है लेकिन मतलब बादल को देख के ऐसा लग रहा है कि वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो पूर्ववत। और शेषवत की बात करें तो ये इफेक्ट टू कॉज की बात करता है, प्रभाव से कारण की, मतलब बाढ़ एक प्रभाव था और उससे वर्षा का कारण पता लग रहा है, तो ये शेषवत हो गया। सामान्यतो दृष्टि की बात करें तो ये अनुमानित ज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब हम किसी विशेष विषय के सामान्यीकरण का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अनुसार प्रस्ताव की स्थापना का कारण अनुमान के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा है। तो यहाँ पर भी देखिए इसके स्टेप्स ही पूछे हुए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं इसके स्टेप्स कौन कौन से। देखिए अनुमान में जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्याय के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से अनुमान एक है। अनुमान की पद्धति में सामान्यता के माध्यम से विशेष तक जाने के द्वारा प्रेरण और कटौती का संयोजन शामिल है। ठीक है, हेतु की बात करता है तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, कारण की बात करता है तो पहाड़ी पर आग है, मतलब प्रतिज्ञा कहलाती है और सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक होती है। ठीक है, पहला प्रतिज्ञा होती है, फिर क्योंकि। अब देखिए क्योंकि के बाद अगला टर्म्स है, क्योंकि वहाँ धुआं है, तो ये दूसरा हो जाता है हेतु। ठीक है, पहले प्रतिज्ञा हुई फिर हेतु हुआ। अब तीसरा कह रहा है जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है, जैसे कि उदाहरण, तो ये उदाहरण हो जाता है, जैसे कि रसोई में आग है ना, तो ये आपका उदाहरण हो जाता है। ठीक, फिर चौथा कहता है, ये तीसरे हो गए, चौथा है, इन स्टेप्स को याद कर लीजिएगा। पहाड़ी में धुआं है जो आग से व्याप्त है, अगर कहीं पर धुआं है तो वहाँ पर आग भी तो होगी, तभी तो धुआं है, इसी को उपनय कहा जाता है। ठीक है, इसी को उपनय कहते हैं। और पहाड़, इसीलिए पहाड़ी पर आग है, इसलिए निष्कर्ष मतलब निगमन। ठीक है, तो यहाँ पे आगमन से निगमन की तरफ हम आए, तो पहला आपको पता लग गया प्रतिज्ञा, फिर हेतु। ठीक है, उसके बाद आपका उदाहरण है, फिर उपनय है, फिर निगमन। ठीक, तो ये आपकी अनुमान के स्ट्रक्चर हो गए, इस हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, पांचों चरणों को एक बार याद कर लीजिएगा, अधिकतर इसी एग्जाम्पल से ही सवाल आते हैं। ठीक, अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? तो यहाँ आपका आपने देखा था प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। और फिर चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के मामले में चरणों का सही क्रम। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, देखिए अब इसकी बस जो है लैंग्वेज चेंज कर दी है ना। तो एक क्वेश्चन तय है इसमें से, तो देखिए यहाँ पर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर तर्कशास्त्र की हम बात करें तो ये निगमनात्मक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। आगमनात्मक भी होता है, आकारिक होता है और पदार्थी होता है, ठीक। तो आप ये ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ये हो गया आपका, ठीक, आंसर देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, न्यायिकों ने निम्नलिखित में से किन प्रमाणों को वैध स्वीकार किया है? तो यहाँ पर इन्होंने किसको किसको स्वीकार किया है? तो देखिए न्याय ने 4 चीज़ों को माना था, जिसमें कि प्रत्यक्ष अनुमान था आपका, और वर्बल शब्द थे और तुलना था, है ना। तो इस तरह से उपमान जिसको कहा था, तो ये चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत हैं? न्यायिक दर्शन के, है ना। अगर आप वो एक चार्ट को याद रखेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई क्वेश्चन यहाँ से इंडियन लॉजिक से तो गलत नहीं होगा। तो अगर इतनी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर नेम ऑफ द सब्जेक्ट है और उसके बाद डोमेन्स है। तो इसमें कह रहा है काव्य है, अन्वीक्षिकी है, वार्ता है और निरुक्त है, ठीक है। तो काव्य किससे संबंधित होता है? कल्पनात्मक और सृजनात्मक साहित्य, ठीक है। अन्वीक्षिकी तर्कशास्त्र, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स की बात होती है। वार्ता कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन में होती है। निरुक्ति शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र होता है, ठीक। इनको तो आप याद रखिएगा, ये शब्द व्युत्पत्ति एटोमोलॉजी से होता है, ठीक है। सब फिलॉसफी के ही वर्ड हैं। तो ये आपका तर्कशास्त्र, ये निरुक्त होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अनुमान के बारे में न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अनुमान कारण प्रभाव पर आधारित है? कार्य कारण प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो होगा, काले बादलों से भावी वर्षा का अनुमान। तो जब भी कभी हम न्याय दर्शन की बात करें तो अनुमान के बारे में क्या होता है? या तो कार्य कारण संबंध होता है, मतलब कारण से प्रभाव, कॉज टू इफेक्ट की बात करता है, या इफेक्ट टू कॉज की बात करता है। ये हमने पहले ही देखा है ना। तो ये आपका है, इसमें आपके 2 ये जो है सेट होंगे। जैसे काले बादलों से भावी वर्षा का अनुमान करना, ठीक है। मतलब एक जो है अनुमान हो रहा है कि यहाँ पर कारण से प्रभाव की तरफ हम जा रहे हैं, और दूसरा होता है आपका नदी में द्रुतगामी कीचड़ भरे जल से विगत की वर्षा का अनुमान करना, ठीक है। तो ये आपके इसमें 2 ऑप्शन होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अधिकतर न्याय प्रणाली से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी अगर किसी से आता है तो उतना डिटेल मैंने आपको दे दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन लॉजिक का सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा, और इसी तरह से संभावित प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती जाएगी। आप लोग चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।